वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यूपीएससी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण को डिस्कस करने वाले हैं, जिसे उदारवादी चरण कहा जाता है। यह चरण 1885 से लेकर के 1905 तक ट्रेंड में रहा। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उदारवादी चरण 1885 से 1905। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1885 से लेकर 1905 तक उदारवादियों का वर्चस्व रहा। शुरुआत में इस संगठन का प्रभाव सिर्फ शहरी शिक्षित भारतीय तक ही था। इस दौर के कांग्रेसी नेताओं को उदारवादी अथवा नरमपंथी इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनका लक्ष्य अनुनय विनय, प्रतिवेदनों, भाषणों तथा लेखवाद के माध्यमों से ब्रिटिश हुकूमत के सम्मुख अपनी मांगें प्रस्तुत करना था। इन्हें ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता पर पूरा विश्वास था। इस काल में कांग्रेस पर मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों, जिनमें वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, लेखक, पत्रकार और साहित्यकार आदि शामिल थे। इस समय कांग्रेस भारत की आम जनता, जिसमें किसान, मजदूर, महिलाएं शामिल थीं, उनकी आवाज़ नहीं बन पाई। उदारवादी कहे जाने वाले नेताओं में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, WC बनर्जी आदि प्रमुख थे। ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। उदारवादियों की कार्यप्रणाली हम लोग देखते हैं कि उदारवादियों की क्या कार्यप्रणाली थी। उदारवादी कांग्रेस का अधिवेशन बुलाकर प्रस्ताव पारित करते थे। इन प्रस्तावों से जनता को परिचित करवाने हेतु उन्हें समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया जाता था। उदारवादी अत्यंत नम्रतापूर्वक प्रार्थना पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को अपनी मांगों से परिचित करवाते थे। उदारवादी नेताओं ने अपनी मांग पूरी करवाने के उद्देश्य से ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम का पारित होना उदारवादी नेताओं की मांग का एक परिणाम था। इस अधिनियम के फलस्वरूप भारतीयों का राजनीतिक अधिकार क्षेत्र पहले से थोड़ा ज़्यादा विस्तृत हो गया। उदारवादियों की मांगों पर सरकार द्वारा भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु बेल्वी आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष दल का रहा, जिससे प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को कांग्रेस की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसमें प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, जो 1886 में कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी, जो 1887 में कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। प्रथम ईसाई अध्यक्ष जॉर्ज यूले, जो 1888 में कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए लंदन में 1889 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया बनी। इसका सचिव विलियम डिग्बी को बनाया गया था। इस संस्था ने लंदन में भारतीय मसलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। कांग्रेस समय समय पर भारतीय समस्याओं से ब्रिटिश सरकार को परिचित करवाने हेतु
शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजती थी। आंदोलन के प्रथम चरण में राष्ट्रवादी नेता नौरोजी द्वारा प्रस्तुत धन के निष्कासन का सिद्धांत यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रस्तुत किया गया था और रनाडे द्वारा भारतीयों को आधुनिक औद्योगिक विकास के महत्व को समझाने तथा रमेश चंद्र दत्त, जिसे आरसी दत्त के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा लिखी गई भारत का आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक के कारण इस दौर को आर्थिक राष्ट्रवादी युग के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं उदारवादियों की मांगे, यानी कि उदारवादियों की क्या मांगे थी। प्रशासनिक व राजनैतिक मांगों में सिविल सेवा के भारतीयकरण और विधानसभाओं का विस्तार तथा चुने हुए सदस्यों की सहभागिता की मांग। नेक्स्ट मांग जो थी वो न्यायिक अधिकारों को कार्यकारी अधिकारों से पृथक किया जाए। अगला था कि राज्य की ओर से कल्याणकारी कार्यों की मांग, प्राथमिक शिक्षा के प्रसार तथा तकनीक व उच्च शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाने की मांग, सिंचाई योजना व कृषि बैंकों की स्थापना की मांग। नेक्स्ट जो मांग थी वो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों की तर्ज पर ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहकर स्वशासन का दावा पेश करना। ठीक है। और नेक्स्ट अगला जो था लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की मांग थी। ठीक है। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। उदारवादियों की सीमाएं क्या थी, लिमिटेशन क्या थी उदारवादियों की, वो हम लोग देख लेते हैं। अनेक इतिहासकार मानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में उदारवाद का युग कोई विशेष महत्व नहीं रखता है। इस काल में कांग्रेस आम जनता की संस्था नहीं बन पाई और उसका प्रभाव भी सीमित था। उदारवादी नेताओं में परस्पर दो विरोधी भावनाएं विद्यमान थी। प्रथम देशभक्ति एवं द्वितीय राजभक्ति। उनकी देशभक्ति और राजभक्ति का मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक रह गई। उनके साधन भी प्रभावशाली न थे, अतः वे अपने उद्देश्य में विफल रहे। उदारवादी अंग्रेजों की न्यायप्रियता में अगाध आस्था रखते थे एवं उनके शासन को भारत के लिए हितकर मानते थे। वे भूल गए थे कि अंग्रेज अपने राष्ट्रीय हितों को ही प्राथमिकता देते हैं। प्रार्थना याचना के बाद भी इन उदारवादियों की मांगों पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। संभवतः गोखले को छोड़कर कांग्रेस के नरम नेताओं में स्वतंत्रता के लिए व्यक्तिगत बलिदान करने और आपत्तियां सहन करने को कोई तैयार नहीं था। इस प्रकार उदारवादी अपनी रणनीति में विफल रहे। वास्तविकता तो यह थी कि अंग्रेज दबाव और शक्ति की भाषा समझते थे, प्रार्थना की नहीं। उदारवादी जो थे वो परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीतियों में परिवर्तन नहीं कर सके, जिस कारण युवा पीढ़ी का समर्थन उन्हें प्राप्त न हुआ। इसके कारण कांग्रेस का यह दौर अधिक सफल नहीं रहा। वायसराय लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कह के पुकारा था। तो इस वीडियो में इतना ही। अब जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी दबा दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टेलीग्राम से जुड़ना न भूलें। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे इस वीडियो की PDF फाइल आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।